है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारक। कारक से जितने भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे। और कारक का यह वीडियो आप 2 से 3 बार देख लीजिए, फिर आपको कहीं से कारक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले देखेंगे कि कारक क्या होता है। यह कारक क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कारक। तो क्या कारक है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द क्या होते हैं? कारक कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम, उसका क्रिया के साथ क्या संबंध बन रहा है, यह भूमिका निश्चित करने वाला शब्द क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। यदि दूसरे शब्दों में देखें तो दूसरे शब्दों में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, क्रिया के साथ क्या होता है? जिसका सीधा संबंध होता है, वही क्या होता है? कारक होता है। तो दोस्तों, हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कारक का संबंध या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से कैसे बन रहा है। तो उदाहरण देखेंगे कि मालिक नौकर को वेतन देता है। मालिक नौकर को वेतन देता है, अर्थात यहाँ कार्य क्या हो रहा है? वेतन देने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? मालिक के द्वारा। और किसको दिया जा रहा है? वह नौकर को दिया जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो है देना है या देता है, यह क्या है? क्रिया हो गया आपका। मालिक क्या हो गया आपका? संज्ञा या सर्वनाम। तो इसका संबंध जो है, कहेंगे कि जो क्रिया का संबंध है वह संज्ञा या सर्वनाम से क्या कर रहा है? कौन बता रहा है? या किसके माध्यम से बन रहा है? तो वह क्या, वह जो को शब्द है, यह को शब्द है, यह को शब्द ही क्या कर रहा है? यह दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। इसलिए को क्या है हमारा? को ही क्या है हमारा? कारक है। यह क्या है? कारक है। तो दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि कारक और कारक की विभक्तियाँ, तो हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वाक्य में पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि कारक के प्रकार। कारक के प्रकार, क्योंकि दोस्तों बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कारक कितने प्रकार होते हैं, या कारक के कितने भेद होते हैं, या कारक की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी में कारक, यदि बात की जाए कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसे ध्यान रखिएगा कि कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। परंतु आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक की संख्या 6 मानी गई है। तो दोस्तों, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8, लेकिन आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार 6। यह महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे यह कारक हैं 8 प्रकार के, या 8 जो कारक हैं इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि इनका नाम क्या है। तो पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है आपका संप्रदान कारक, पांचवा है आपका अपादान कारक, छठा है आपका संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक। तो हमने देखा कि पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो दोस्तों, अब हम इनसे संबंधित जो विभक्तियां हैं और कौन से कारक के अंतर्गत कौन सी विभक्तियां आती हैं उनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या है? यहाँ बना हुआ है कारक और विभक्तियां। तो इस तरफ जो है यह सब की सभी क्या हैं? कारक हैं, इस तरफ विभक्तियां हैं। तो दोस्तों, पहला कर्ता कारक, जो कर्ता कारक है इसकी विभक्ति क्या है? ने। इसकी विभक्ति क्या है? ने। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? आपका को है। नेक्स्ट देखेंगे करण कारक। ये जो करण कारक है इसकी विभक्ति क्या है? से, के द्वारा, के साथ या के कारण। तो दोस्तों, यह जो विभक्तियां हैं इन विभक्तियों को मिलाकर ही क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको इन विभक्तियों के अनुसार ही बताना पड़ता है कि कौन सा कारक है। अभी हम आगे सबको बारी बारी से उदाहरण के माध्यम से करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप 2 सेकंड में बता सकते हैं कि कौन सा कारक किस उदाहरण में है। अब हम देखेंगे संप्रदान। जो संप्रदान कारक है
इसकी विभक्ति क्या है, विभक्ति या चिन्ह कह सकते हैं, के लिए या को, के लिए या को। अपादान का से या अलग होना, से या अलग होना। आपका संबंध जो है, संबंध की विभक्ति या चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। इतने शब्द में से वाक्य में कोई भी शब्द लाया जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, यहाँ पर संबंध कारक है। अधिकरण कारक में देखेंगे तो अधिकरण कारक की विभक्ति है आपका में, पर, के ऊपर, के भीतर। अब में, चाहे में आए, चाहे पर आए, चाहे के ऊपर, चाहे के भीतर आए, वहाँ पर क्या होगा, आपका अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक, संबोधन कारक को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपका ए, हे, अरे और ओ शब्द आएंगे। लेकिन दोस्तों संबोधन में आपको जो है यह संबोधन का चिन्ह जो है ये लगा हुआ होगा, तो आप जहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा होगा आप वैसे ही बता सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है। तो हमने बारी बारी से सब कारकों को देखा और सबकी विभक्तियों को देखा। या इस तरीके से हम याद कर सकते हैं दोस्तों, एक जैसे कविता के माध्यम से याद कर सकते हैं या कविता की तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि आप इस विभक्ति को, किस कारक की कौन विभक्ति है, इसे आप याद रखिएगा। आप इसे याद रखते हैं तो लगभग 85% आपका जो कारक है आप यहाँ से कवर कर सकते हैं या बता सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा कारक है या किस उदाहरण में कौन सा कारक विद्यमान है। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या के साथ या के कारण संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अपादान संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, अधिकरण में, पर, ऊपर, में, पर, ऊपर। इसके बाद संबोधन हे, अरे, ओ, ऐ। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए थोड़ा सा, जैसे कविता याद करते हैं उसी तरीके से आप, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने और अधिकरण में, पर, ऊपर, के भीतर या संबोधन हे, अरे, ओ। इस तरीके से आप इनकी विभक्तियों को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे से बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा कारक क्या होता है या उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहला है आपका कर्ता कारक। सबसे पहला क्या है आपका कर्ता कारक। हम देखेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। जो शब्द क्रिया के करने को बोध कराता है या जो शब्द क्रिया को के करने का बोध कराता है उसे कर्ता कहते हैं। या जिस शब्द के माध्यम से हमें क्रिया के करने का बोध होता है वही क्या होता है आपका कर्ता कारक होता है। इसकी विभक्ति क्या है आपका ने है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो हमने देखा कि मोहन ने पुस्तक पढ़ा था। मोहन ने पुस्तक पढ़ा था। तो जो पुस्तक पढ़ने का कार्य मोहन के द्वारा किया जा रहा है यह किसके माध्यम से पता लग रहा है, तो यह मोहन ने, मतलब मोहन ने जो पुस्तक पढ़ने का कार्य किया है इनके बीच जो है वह कौन सा शब्द जो इनके बीच संबंध स्थापित कर रहा है। या कहेंगे कि मोहन और क्रिया के बीच कौन सा शब्द ऐसा है जो संबंध स्थापित कर रहा है, तो वह है आपका ने शब्द। क्या है ने। हमने कहा कि कर्ता की विभक्ति क्या होती है ने है, इसलिए क्या आपका ने क्या हो गया आपका कर्ता कारक हो गया। इसी तरीके से पूछता है, इसी तरीके से आपको उदाहरण दे देगा और पूछेगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। दूसरा देखेंगे कि बच्चों ने चित्र बनाया था। बच्चों ने चित्र बनाया था। तो हमने देखा कि जो बच्चे हैं वह चित्र बनाने का कार्य किसके बच्चों के द्वारा जो किया जा रहा है, तो यह जो बनाया या बनाने का कार्य जो है यह क्रिया हो गया आपका बच्चों ने। तो इनके बीच जो है कर्ता और क्रिया के बीच, कर्ता और क्रिया के बीच जो ऐसा कौन सा शब्द है जो संबंध स्थापित कर रहा है या ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया के कराने का बोध कर रहा है, तो वह है आपका ने शब्द। कौन सा है ने शब्द। तो ने क्या हो गया हमारा ने हो गया हमारा कर्ता कारक। तो इस दोस्तों इस तरीके से जहाँ पर ने लगा हुआ हो या इस तरीके से मालूम पड़ रहा हो कि क्या है क्रिया के कराने का बोध करा रहा हो, तो वहाँ पर कर्ता कारक होगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं उनको हम देख लेंगे थोड़ा सा कि अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अकर्मक क्रिया का मतलब समझ गए।
अकर्मक या सकर्मक, मतलब अकर्मक मतलब कि जहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट या कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे वाक्य में क्या होता है, आपका अकर्मक क्रिया होती है। और जो सकर्मक होती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट या कर्म की ज़रूरत पड़ती है, वैसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, मतलब ऐसा वाक्य जहाँ पर अकर्मक क्रिया है वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता। तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे, जैसे राम हंसता है, क्या है, राम हंसता है। मोहन पढ़ता है, क्या है, मोहन पढ़ता है। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ क्या है, यहाँ भी इस तरीके से अगर दे दे राम हंसता है, मोहन पढ़ता है, यहाँ पर तो किसी विभक्ति का चिन्ह नहीं है, लेकिन क्या है, फिर भी हम समझ सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पर आक्रामक क्रिया का वाक्य है। यह हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने पहचानने का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम ट्रिक यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक है। तो हम क्रिया से, हम क्रिया जो है यह हंसता है, पढ़ता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कौन या किससे या किसने, सॉरी, या किसने, कौन या किसने से क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। जैसे कौन हंसता है या कौन पढ़ता है, हमने कहा कौन हंसता है, कौन पढ़ता है, तो हमें जब यदि उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक होगा। तो हमें ध्यान रखना है किससे क्वेश्चन करना है, क्रिया से करना है, किसके माध्यम से, कौन और किसने के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे आपका है कर्म कारक। कर्म कारक, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो क्रिया होती है, ऐसा वाक्य जहाँ पर क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वह क्या होता है, आपका कर्म कारक। जैसे इसकी विभक्ति क्या है, को है, इसकी विभक्ति क्या है, को है। तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं कि बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना या भगाना, यह क्या है, यह कर्म कारक के अंतर्गत ही आते हैं। और इन क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्त लगती है, को विभक्त लगती है। जैसे हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से कि मैंने मोहन को बुलाया, मैंने मोहन को बुलाया, अर्थात कहा गया कि कर्म कारक वह है जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर पड़ता है। तो देखेंगे कि मैंने मोहन को बुलाया, मैंने क्या हो गया आपका, यह कर्ता हो गया आपका, बुलाना क्या हो गया, यह क्रिया हो गई, और मोहन क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, या किस क्या कहेंगे, कर्म हो गया, कर्म हो गया। तो क्या हो रहा है, मैंने मोहन को बुलाया, तो बुलाने का कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है आपका मोहन पे, मोहन पे। तो मोहन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर या इस वाक्य में कहेंगे कि कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। दूसरा देखेंगे कि पिता ने पुत्र को पुकारा, पिता ने पुत्र को पुकारा। अब यह जो इसमें जो को वाक्य, जो को शब्द है, यही क्या है, हमारा है, कर्म कारक है, यह यही संबंध स्थापित कर रहा है। पिता ने पुत्र को पुकारा, तो पिता द्वारा पुकारने का कार्य किसको हो रहा है, पुत्र को पुकारा जा रहा है, पुत्र को पुकारा जा रहा है। अर्थात क्या है, यह पुकारने का प्रभाव जो है वह पुत्र पर पड़ रहा है, वह पुत्र पर पड़ रहा है। अर्थात क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। और किसके द्वारा यह संबंध स्थापित हो रहा है, या किसके द्वारा यह वाक्यों में प्रभाव पड़ रहा है, तो वह को के माध्यम से पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके का वाक्य रहे तो आप बिना हिचकिचाहट से कर्म कारक लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। जैसे मारना क्रिया का अर्थ, मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तो कर्म के साथ विभक्त लगती है, कि जब मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तो कर्म के साथ विभक्त लग। जैसे लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, तो जो लोग हैं मारने का कार्य जो क्या किया जा रहा है, चोर को मारने का कार्य किया जा रहा है। अर्थात क्या है, वह प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ भी कर्म कारक है। और वह शब्द कौन सा है, को है।
मोहन ने बैल को मारा, मोहन ने बैल को मारा, तो मोहन द्वारा जो है मारने का कार्य किसको किया जा रहा है? बैल को, अर्थात बैल क्या है? कर्म कारक है, कर्म है, अर्थात को शब्द क्या है यहाँ पर? कर्म कारक है। हम कहेंगे इस वाक्य में आपका कर्म कारक है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि उसका अर्थ शिकार करना हो तो विभक्त नहीं लगती, या मारने का कहेंगे कि जब मारने का अर्थ शिकार करना हो तो वहाँ पर विभक्ति नहीं लगती। हम वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर कर्म कारक है। जैसे देखते हैं कि शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा, अर्थात शिकारी ने मारा, जो मारने का कार्य किसको किया जा रहा है? बाघ को, तो बाघ को मारने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए प्रभाव किस पर क्रिया का पड़ रहा है? बाघ पर। बाघ क्या है आपका? ऑब्जेक्ट या कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो गया। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, जैसे शिकारी ने बाघ मारा, या हम इस तरीके से कह सकते हैं शिकारी ने बाघ को मारा, तो हम पढ़ेंगे तो विभक्ति वहाँ पर नहीं लगी है, फिर भी हम समझ सकते हैं। लेकिन जब हमें मालूम होगा कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, मछुआरे ने मछली मारी, मछुआरे ने मछली मारी, मछुआरे ने, जो मछली मारने का कार्य है किसके द्वारा किया जा रहा है? मछुआरे के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मछली पर प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात मछली क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आपका है नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक कहेंगे कि कर्ता जिस साधन क्रिया को करता है, जिस साधन से क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। हम कहेंगे जो करता है, जो कार्य करता है, जो जिसके माध्यम से क्रिया को करने का जो साधन होता है उसी को हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। हम उदाहरण के माध्यम से इसकी विभक्ति देखेंगे तो से के द्वारा, ये के साथ या के कारण होता है, तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो हमें बराबर समझ में आएगा। जैसे राम डंडे से मारता है, राम डंडे से मारता है, तो राम जो द्वारा क्या किया जा रहा है? मारने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हमने कहा कि करण कारक क्या है? कर्ता के द्वारा जो है क्रिया, कर्ता के द्वारा जो है वह किसके माध्यम से किया जा रहा है? क्रिया का जो क्रिया के द्वारा कार्य हो रहा है वह किसके माध्यम से किया जा रहा है? वही क्या होता है? करण कारक होता है। तो राम डंडे से मारता है, राम तो मार रहा है, यह जो क्रिया है वह किसके माध्यम से कार्य हो रहा है? कार्य जो किसके माध्यम से? तो वह डंडे के माध्यम से कार्य, मारने का कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। यहाँ पर करण कारक है। हम यहाँ विभक्ति देख सकते हैं, हमने कहा से या के द्वारा, तो से मतलब क्या है? जहाँ पर से लगा हो ऐसा लगता हो कि इसके द्वारा या इसके द्वारा या इससे यह कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर निश्चिंत ही क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। जैसे यह तुलसीदास द्वारा रचित है, यह जो रचना हुई है वह किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास द्वारा। तो हमें जो पता लग रहा है यह जो रचना किसके द्वारा हुई है, अर्थात यही क्या है हमारा? यही हमारा कारक है, द्वारा या विभक्ति कहेंगे। यह इसी विभक्ति के द्वारा हमें पता लग रहा है कि यह रचना किसने की है? तुलसीदास ने की, या तुलसीदास के द्वारा की गई है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। तो वहाँ पर से या द्वारा हो या किसी के माध्यम से क्या हो? कार्य किया जा रहा हो, तो वह वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक तो जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कहा जाता है जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ऐसा वाक्य क्या है कि जिसके लिए क्रिया, जैसे कोई व्यक्ति है उसके लिए क्रिया की जाती है, ऐसा वाक्य कि उसके लिए क्रिया की जा रही है या उसको कुछ दिया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। इसकी विभक्ति होती है के लिए या को। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो उदाहरण है हमारा कि माँ ने बच्चे को खाना दिया, तो कहा गया कि संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कुछ क्रिया की जाती या जिसको कुछ दिया जाता है। तो माँ ने बच्चे को खाना दिया,
तो जो खाना देने का कार्य है वह किसके लिए किया है, या खाना किसके लिए, या खाना किसको दिया जा रहा है, तो वह बच्चे को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? बच्चे को दिया जा रहा है। इसलिए को यहाँ पर भी क्या है? को शब्द है, लेकिन क्या है यहाँ पर कुछ देने के अर्थ में है, या कुछ देने के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक है। हमने कहा के लिए या को। दूसरा देखेंगे, प्रखर प्रज्ञा के लिए मिठाई लेकर आई। प्रखर जो है वह प्रज्ञा के लिए क्या किए? मिठाई लेकर आया या आई। तो देखेंगे कि यहाँ पर प्रखर क्या कर रहा है? जो मिठाई लेकर आया किसके लिए लेकर आया है? वह प्रज्ञा के लिए लेकर आया है। किसके लिए? के लिए लेकर आया है। तो यहाँ पर के लिए जो है आपका यह विभक्त हो गया किसका? संप्रदान कारक का। अर्थात ऐसा वाक्य क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि संप्रदान क्या है? जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें किसी को कुछ दिया जा रहा हो, या किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो, वहाँ पर को या के लिए क्या हो? विभक्ति चिन्ह लगा हो या विभक्त शब्द हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपादान कारक। क्या है आपका? अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे से अलग होना, तुलना करना, ईर्ष्या करना, किसी से डरना आदि भाव का बोध होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। इसका अर्थ कहने का यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे से अलग होना, मतलब किसी से किसी का अलग होना जहाँ पर दर्शाया गया हो, या किसी से किसी की तुलना करना दर्शाया गया हो, या किसी से ईर्ष्या करना दर्शाया गया हो, या किसी से डरना दर्शाया गया हो, तो जहाँ पर ऐसे भाव का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति के बारे में बात की जाए तो इसकी विभक्त होता है से। विभक्ति चिन्ह क्या लगता है? से या अलग होना, या से या अलग होना। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे हमने देखा कि उदाहरण है आपका, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए संप्रदान के लिए यह को था। करण, जो करण कारक था आपका, वह भी क्या था? से था। लेकिन वहाँ पर क्या था? उसके साथ द्वारा लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है अपादान में जो से है उसका अर्थ क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना, जहाँ पर ऐसे वाक्य में दर्शाया गया हो कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक। जैसे उदाहरण देखते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, अर्थात पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है वह क्या रहा है? वह पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। और किस शब्द के माध्यम से के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है? अपादान कारक है। दूसरा है आपका, हिमालय से गंगा निकलती है। अर्थात क्या है? गंगा के निकलने का कार्य कहाँ से हो रहा है? हिमालय से। अर्थात क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर भी क्या है? विभक्ति शब्द क्या है? से है। लेकिन क्या है? जो हिमालय से क्या कर रही? गंगा निकल रही, वह क्या है? हिमालय से अलग हो रही है। गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है। इसलिए इस प्रकार के वाक्य में भी क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक होगा। तीसरा है आपका, सीता गीता से लंबी। हमने कहा कि जहाँ पर अलग होना, तुलना करना, डर लगना आदि शब्द आए, क्या हो जाएगा आपका? वहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे सीता गीता से लंबी है, यहाँ भी क्या है? विभक्त शब्द क्या है? से है। लेकिन क्या यहाँ पर तुलना किया गया है कि सीता क्या है? वह गीता से लंबी है। अर्थात जहाँ तुलना भी की जाए वह क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। एक और है आपका उदाहरण कि मोहन सांप से डरता है। मोहन, सबने कहा कि तुलना करना, डरना, आपका यह सब क्या जाएंगे? अपादान कारक के अंदर। मोहन सांप से डरता है, तो विभक्ति शब्द जो है, विभक्ति चिन्ह जो है से ही है। लेकिन क्या है? वहाँ पर यहाँ पर डरने का कार्य हो रहा है, तो मोहन ना कि अलग होने का कार्य हो रहा है। तो चाहे डरने का काम हो, चाहे तुलना की जाए, चाहे आपका
अलग होने का कार्य, वह सब अपादान के अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे आपका संबंध कारक। संबंध कारक किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध होता है, वहाँ संबंध कारक होता है। हम कहेंगे किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध होता है, तो वह क्या होता है आपका संबंध कारक होता है। अर्थात ऐसे शब्द या ऐसे विभक्ति चिन्ह जो क्या करते हैं, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, वही क्या होता वहाँ वही क्या होते हैं संबंध कारक होते हैं, या उस प्रकार के वाक्य में संबंध कारक होते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे उसका, उसकी, उसको, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी और अपने। इस तरीके के वाक्य भी आपको मिल जाएं, या का की के ना हो, ना ने ना हो, रा रे ना हो, तो आपको उसका, उसकी, उसको, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने आदि शब्द में भी मिल जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है आपका संबंध कारक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि यह मेरी कलम है। हमने कहा कि मेरी भी शब्द, मेरा शब्द, उसका शब्द आ जाए तब भी क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि क्या है आपका संबंध कारक है। यह मेरी कलम है, जो यह कलम का संबंध बन रहा है, यह मेरी कलम है, मतलब कि यह जो कलम का संबंध किससे बन रहा है, यह से बन रहा है, अर्थात सर्वनाम से बन रहा है। वह किसके माध्यम से बन रहा है, मेरी से। मेरी शब्द इसके माध्यम से बन रहा है, तो क्या कहेंगे कि जहाँ पर संबंध बन रहा है तो वह क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा। लेकिन शब्द यहाँ पर क्या है, मेरी, अर्थात कहेंगे इस प्रकार के वाक्य में संबंध कारक होता है। दूसरा देखेंगे, प्रखर का घर बहुत सुंदर है। प्रखर का घर क्या है, बहुत सुंदर है, अर्थात जो यह प्रखर का घर, यह जो घर है किसका है, यह प्रखर का है। जो प्रखर क्या हो गया आपका संज्ञा हो गया, मान लीजिए, या कर्ता हो गया। यह जो घर, उसका जो सुंदर घर है वह किसका है, वह प्रखर का है। तो प्रखर और घर के बीच संबंध कौन बना रहा है, का। कौन बना रहा है, का शब्द बना रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या है आपका संबंध कारक है। जैसे मैं उसके घर से भाग गया था, मैं उसके घर से गया था, तो यहाँ पर देखिए ना का है, ना की है, ना रा है, ना नी है, ना है, ना नी है। लेकिन क्या है, हमने बताया कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द उसको भी याद रखिएगा। तो मैं उसके घर गया था, तो जो जाने का कार्य उसके घर गया था, तो क्या हो, उसके घर जाने का जो संबंध बन रहा है वह किसके माध्यम से, उसके माध्यम से बन रहा है। तो उसका क्या हो गया, हमारा विभक्ति हो गई या चिन्ह हो गया। कहेंगे कि यहाँ पर भी क्या है, इस प्रकार के वाक्य में भी संबंध कारक है। नेक्स्ट देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, क्रिया होने की स्थान और काल को बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात कि क्रिया किस समय हो रही है, या क्रिया होने का स्थान क्या है, या क्रिया होने का समय क्या है, यहाँ जहाँ पर इसका बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति की बात की जाए तो इसकी विभक्ति में है में, पर और ऊपर। इसकी विभक्ति में कौन कौन से शब्द आते हैं, में, पर और ऊपर। जैसे आपका मछलियाँ जल में तैरती हैं, में, पर, ऊपर। आप याद रखिएगा, आपसे विभक्तियों को आप जरूर याद रखिएगा कि में, पर, ऊपर। जैसे मछलियाँ जल में तैरती हैं, तो मछलियाँ जो जल में तैर रही हैं वह किसके माध्यम से पता लग रहा है कि जल में तैर रही हैं, वह जब में शब्द लगा हुआ इसी के माध्यम से पता लग रहा है कि मछलियाँ क्या कर रही हैं, जल में तैर रही हैं। नहीं तो हमें क्या मालूम कि जल में तैर रही हैं या किसी अन्य चीज़ में तैर रही हैं या स्तर पर तैर रही हैं। लेकिन यह में शब्द हमें क्या कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है कि मछलियाँ क्या है, जल में ही तैर रही हैं। तो में क्या हो गया, आपका अधिकरण कारक हो गया। इसलिए इस प्रकार के वाक्य में अधिकरण कारक होता है, या कहेंगे कि अधिकरण कारक की विभक्त हो गई है। जैसे राम छत पर बैठा है, हमने कहा कि में, पर, ऊपर या भीतर। राम छत पर बैठा है, तो राम छत पर बैठा है, छत पर कौन बैठा है, राम बैठा है। वह किसके माध्यम से पता लग रहा है, पर के माध्यम से, या पर विभक्त शब्द के माध्यम से पता लग रहा है कि राम कहाँ पर बैठा है। तो इस प्रकार के वाक्य में भी क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक होने का आभास जो हो रहा है,
मेज पर पुस्तक होने का आभास वह किसके माध्यम से पता लग रहा है, वह पर के माध्यम से पता लग रहा है। इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर भी क्या है आपका अधिकरण कारक है। नहीं तो हमें क्या पता होता कि पुस्तक जो है मेज पर है, अलमारी में है, टेबल पर है या कहीं कहाँ है, हमें तो इससे आभास नहीं। लेकिन ऐसा शब्द जिससे हमें पता लग रहा है कि मेज क्या, पुस्तक क्या है, मेज पर ही है, तो वह क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह या विभक्ति शब्द हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार का वाक्य हो जाएगा तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे संबोधन कारक क्या है। जिस शब्द से किसी को बुलाने या पुकारने का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिसको, ऐसा शब्द जिससे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं या किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, ऐसा शब्द यदि आए तो क्या हो जाएगा, उस वाक्य में संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे विभक्ति मान लीजिए ए, हे, अरे और ओ शब्द, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका विभक्ति चिन्ह भी लगा होगा, आप लोग उससे भी पहचान सकते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कहा हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, किससे प्रार्थना या किसको पुकारा जा रहा है, तो प्रभु को अर्थात भगवान को पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान को पुकारने का कार्य हो रहा है, भगवान को पुकारने का कार्य हो रहा है। और यहाँ पर देखिए संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है और हे शब्द का प्रयोग भी हुआ है। इसलिए हम बता सकते हैं कि इस वाक्य में जो है आपका कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। यदि कहेंगे कि यहाँ पर जो संबोधन कारक की विभक्ति कौन सी है, तो कौन सी है, हे शब्द क्या है, इसकी विभक्ति है। दूसरा देखेंगे, अरे तुम कब आए। कहा पुकारने या बुलाने के लिए कुछ भी किया, अरे तुम कब आए, तो वहाँ पर कहा जाए अरे तुम कब आए, तो उसको बुलाने का कार्य किया, अरे तुम कब आए। तो यहाँ पर किसके माध्यम से या किस शब्द के माध्यम से, तो अरे के माध्यम से पता लग रहा है कि तुम कब आए, अर्थात बुलाने का कार्य किया जा रहा है। तो अरे क्या हो गया आपका, यह संबोधन कारक की विभक्ति या चिन्ह हो गया। और हम कहेंगे किस प्रकार की वाक्य में जो है आपका कौन सा संबोधन कारक हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो है कारक कितने प्रकार के होते हैं उसे ध्यान रखिएगा। कारक और उसकी जो विभक्तियां हैं उसे आप रट लीजिए, आप उसे कैसे भी करके चाहे ट्रिक से किसी भी तरीके से आप रट लीजिए। और जब आपको विभक्तियां याद रहेंगी तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पर सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलती हैं, इसलिए आप लोग यदि फ्री PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको हूबहू PDF आपको मिल जाएगी। कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।